Hello, पार्ट नंबर सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब से हम किसको नागरिक मानेंगे किसको नहीं, इसके बारे में आर्टिकल 5 बताता है। जो लोग भारत में पैदा हुए या जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए या जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे, मतलब मान लीजिए कोई विदेशी है और हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद हमने इम्प्लीमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 में। तो उससे 5 साल पहले मतलब 1945 से कोई अगर इंडिया में आके रह रहा है कोई विदेशी, तो 26 जनवरी 1950 के बाद वो भी भारत का नागरिक बन जाएगा। ये बात आर्टिकल 5 में लिखी हुई है। ओके, आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि जैसे भारत और पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, और इधर वेस्ट पाकिस्तान। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, मतलब पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता हमने जो दिया, वो बात लिखी हुई है आर्टिकल 6 में। मतलब जब इंडिया 1947 को डिवाइड हुआ और कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए, उनको अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे और वो भारत में आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हमने नागरिकता दिया। तो इसके नियम, मतलब उनके नागरिक बनने के नियम क्या है, उसके लिए हमने तारीख तय की। कौन सी तारीख है? कट ऑफ डेट 19 जुलाई 1948। ये हमने डेट रखी, कट ऑफ डेट, और ये उनकी नागरिकता की बात की गई है। तो आप एक बारी 19 जुलाई 1948 का कट ऑफ डेट याद रखेंगे। आर्टिकल 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाकर वापस आए लोगों की नागरिकता। मतलब क्या है, जैसे डिवीजन हुआ और कुछ यहाँ के मुस्लिम्स हैं जो कि उनको लगा कि मुस्लिम कंट्री बन रहा है पाकिस्तान, तो यहाँ से चले गए वहाँ, इंडिया से चले गए वहाँ। फिर वहाँ की क्रूएल्टी देख करके उनको लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, तो वो वापस इंडिया आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से वापस इंडिया आ रहे हैं, पहले गए फिर वापस आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी तो नागरिकता देना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो आर्टिकल 7 के तहत दे रहे हैं। ओके, तो ये लोग, इनका कट ऑफ डेट हमें क्या ध्यान में रखना है, ये 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में रीसेटलमेंट के लिए भारत वापस लौट आए, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी ना, लेकिन कुछ शर्त रखा जाएगा। तो उसके बारे में है आर्टिकल नंबर 7। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, हमें कट ऑफ डेट याद रखना पड़ सकता है, बट ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द अमेंडमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वगैरह हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में। ये कौन होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? जैसे भारत से कुछ वर्कर जो माइग्रेंट के रूप में हो, जब भारत कॉलोनी हुआ करता था इंग्लैंड का, तो उनको लेकर के कोई ना कोई आइलैंड पे गया होगा ब्रिटिशर्स, अब वो वहां जाके वहीं बस गए, तो उनके जो बच्चे हैं, ये सारे, इनका रूट तो इंडिया ही है ना,
बट ये वहां पे जाके बस गए तो अब वो वहां के नागरिक बन गए हैं, तो दे आर कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, ऐसे लोग भी अगर चाहे तो नागरिकता उनको मिल सकता है। और ये बात आर्टिकल 8 में लिखी गई है कि ऐसे लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो जो लोग जिनके माता पिता दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे और वो अभी विदेश में रह रहे हैं, तो वो भारतीय एम्बेसी में अपना पंजीकरण करा करके नागरिक बन सकते हैं। ओके ओके, माइग्रेंट की बात की, या फिर मैंने, या फिर आप सोचो भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन जिन ने लड़ाइयाँ की, तो कुछ लोग विदेश में भी तो जाके अपना इम्पैक्ट दे रहे थे ना इंडिया के फ्रीडम के लिए। तो ऐसे लोगों के बच्चे अगर वहां पे रह गए हैं तो उनको भी नागरिकता देना हमारा फर्ज है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, और उसको हमें नागरिकता देने की बात आर्टिकल 8 में लिखी गई है। देन आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि अगर आप इंडिया में नहीं रहना चाहते हो, इंडिया आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपने किसी कनाडा की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया एकल नागरिकता को फॉलो करता है। ओके, तो अपने आप ही छिन जाएगी मतलब भारतीय नागरिकता। अगर आप दूसरे देश के नागरिकता को अपनाते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। तो ये है आर्टिकल नंबर 9। देन आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। मान लीजिए किसी भी नागरिक की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए नए कानून अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं छीना जा सकता। आपकी मतलब मैं भारत की नागरिक हूँ, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कोई कानून बना के हमारी नागरिकता को छीन ले। हम नागरिक हैं, नागरिक बने रहेंगे जब तक हम किसी और की नागरिकता, किसी और देश की नागरिकता ना लें। हम भारत के नागरिक बने रहेंगे, बशर्ते कि कोई ऐसा गलत काम किया तो नागरिकता हमसे छीन ली जा सकती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात है आर्टिकल 10 में। 9 हमारा हो गया। ओके, देन पार्ट नंबर 2 का लास्ट आर्टिकल ये पावर देता है पार्लियामेंट को, संसद के पास पावर है टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। ये नागरिकता का कुछ कानून बना करके, जैसे हमने बहुत सारे कानून देखा है, तो वो पार्लियामेंट का पावर है टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। तो ये हमारा 5 से 11 तक है। 10 वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स। 9 जो है, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो आपका वाला समाप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि नागरिकता अगर आपको चाहिए भारत का, आप भारत के नागरिक नहीं हो तो कैसे लोगे? 5 तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का। दैट इज बाय बर्थ, अगर आप पैदा हो गए भारत में तो मिल जाएगा नागरिकता। आपके खानदान डेसेंट भारत के हैं तो मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करा लो, कोई विदेशी है भारत के लोग से शादी कर लिया और रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जाके भारत का नागरिक बन सकता है। और प्राकृतिक रूप से, मतलब कोई विदेशी भारत में आ गया और एक लंबे समय तक वो भारत में रह करके उसकी कल्चर, उसके जो सोसाइटी है, उसका जो भी सारी चीज़ों को अपना लिया, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब जैसे एनी बेसेंट, वो किसी और कंट्री से आई थी, भारत में रह गई, तो ऐसे लोग मतलब जो विदेश से आए और भारत के हो गए तो उन्हें कहा जाता है बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से। तो ये भी तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का। या हमने
आर्टिकल नंबर 2 के तहत, मतलब मान लीजिए हमने कल को नेपाल को अपने भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया, तो वहाँ के नागरिक हमारे नागरिक हो जाएंगे ना, तो उनको अपने आप ही नागरिकता मिल जाएगी। तो जैसे सिक्किम सिक्किम हमारे भारत का राज्य बन के आया 1975 में, फुल स्टेट मेंबर, तो वहाँ के नागरिक अपने आप ही भारत के नागरिक बन गए। तो पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 तरीका है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप: बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब ये तो तरीका है आपको नागरिकता पाने की। अब नागरिकता आपसे छीनी भी तो जा सकती है, ली भी तो जा सकती है। अब किसी का मन नहीं कर रहा भारत में रहने का, तो वो अपना रिनाउंस करके, परित्याग करके, और दूसरे देश का नागरिकता ले लेगा। तो रिनाउंसिएशन एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर आपने नहीं, पहला है कि अपने मन से आप भारत को त्याग कर रहे हो, तो वो है रिनाउंसिएशन। दूसरा है किसी और देश का ले लिया, तो भारत का अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है टर्मिनेशन। तीसरा है डिप्राइवेशन। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा काम कर दिया जो कि भारत के सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा हो, आप देशद्रोही हरकतें कर रहे हो, तो ऐसे चीजों में आपकी नागरिकता सरकार छीन लेगी। तो ये तरीका है डिप्राइवेशन, मतलब 3 तरीके से आपकी नागरिकता चली भी जाएगी। फाइन। अब थोड़ा सा CAA के बारे में हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। अब शुरू में जब देश आजाद हुआ तो ये नागरिकता के लिए हमने कुछ कुछ कानून बनाए, पर इसका गलत इस्तेमाल करके दूसरी कंट्रीज फायदा भी उठा रही थी। तो हमने क्या किया, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की और उसे समाप्त करने का जो कानूनी ढांचा है, समय के साथ हमने उसमें थोड़ा सा बदलाव किया, क्योंकि हमें सुरक्षा व्यवस्था को भी देखना था। तो संसद ने इसमें कुछ कुछ बदलाव किए हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट वन है दैट इज 2019 का CAA, विच इज, देखो 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया था ना, उसका मुख्य कुछ शर्तें रखी गई थी। CAA 2019 क्या है, इसके बारे में डिस्कशन है। इसमें आपके भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उसमें रिलीजियस परसिक्यूशन के जो शिकार हुए लोग हैं, मतलब अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी है, उनको भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया 2019 के एक्ट में। और फिर इसी एक्ट को 2024 में दोबारा मॉडिफाई किया गया। इस एक्ट में 3 शर्तें रखी गई है, मतलब कौन कौन वो माइनॉरिटी हैं: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ध्यान रखना, हमने मुस्लिम को कंसिडर नहीं किया। तो ये 6 धार्मिक समुदाय के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आते हैं, तो कट ऑफ तारीख रखी गई है, जैसे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले किसी भी तरह भारत में आ चुके हैं उनके लिए। अब CAA के तहत, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत हमने कुछ रियायतें दी हैं। जो भी इलीगल अप्रवासी का टैग था इन 6 माइनॉरिटी रिलीजन के प्रति, उसको हमने उस टैग को हटाया। इलीगल प्रवासी जैसे शब्द हमने हटाए, और इन 6 समुदायों के जो लोग हैं बिना पासपोर्ट या वीजा के भारत में रह रहे थे, अब वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। उनके खिलाफ जो भी कानूनी मामले दावपेच किए जा रहे थे, चल रहे थे, वो सारे बंद हो जाएंगे। तो ये हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया। और अब जैसे मान लीजिए कोई विदेशी है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है,
तो आमतौर पे उसको बाय नेचुरलाइजेशन नागरिकता पाने की कोशिश करेगा। तो नेचुरलाइजेशन में हमें भारत में पहले 10-11 साल रहना पड़ता था, मतलब 11 साल रहना पड़ता था, तब जाके हमें क्या मिलता था? नागरिकता। पर अब उस नेचुरलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है उसको हमने कम कर दिया और वो घटा करके 5 साल कर दिया। अच्छा, ये जो CAA है वो कुछ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पे ये नियम नहीं लगता। कौन कौन से हैं वो राज्य? जो भी संविधान की आपके 6 शेड्यूल में आते हैं ना, AMTM, अरुणाचल सॉरी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ के इलाके में ये चीज़ लागू नहीं होगा। और इनर लाइन परमिट के अंतर्गत जो भी आपके राज्य आते हैं, जैसे अरुणाचल, नमामि, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये सारे उसके अंतर्गत नहीं है। ओके, फाइन। तो ये हमने वेरी रिसेंट के बारे में हमने पढ़ा, जो भी था। अब थोड़ी सी बात करते हैं कब कब हमने संशोधन किया नागरिकता के कानूनों में, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बार हमने 1986 का संशोधन किया और उसमें जन्म के आधार पे नागरिकता को थोड़ा सख्ती की गई। पहले का नियम था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति अपने आप भारत का नागरिक बन जाता था। चाहे जैसे यही चीज अमेरिका में भी है। आप वहां चले गए और वहां अगर कोई बच्चा बोर्न होता है तो वो वहां का नागरिक बन जाता है। तो सिमिलरली इंडिया में भी था। पर इससे हमारे सिक्योरिटी को खतरा था, क्योंकि बगल में जो एलियन कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ के लोग ऐसा करते थे और फिर वो भारत की नागरिकता ले लेते थे अपने बच्चों का। तो इसमें हमने बदलाव किया। देन 1986 का बदलाव, जो भी इलीगल माइग्रेंट थे उनको रोकने के लिए नियम बनाया गया कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता तभी मिलेगी जब उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का होगा। ये बदलाव हमने 1986 में किया। 1955 का आपको CAA ध्यान में रखना है। 1986 में हमने क्या किया? कोई एक माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी चीज को हमने 1992 में दोबारा संशोधन किया। अब पहले का नियम था, यदि कोई बच्चा भारत से बाहर पैदा होता है, जैसे भारत का कोई सिटीजन है, वो बाहर चला गया और उसका बच्चा वहां पे पैदा होता है, तो उसके वंश के आधार पे भारत की नागरिकता उसको मिल जाती थी। मान लीजिए उसके फादर भारतीय हैं, जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, वो विदेश में रहते हैं, उनका बच्चा हुआ, तो उनको इंडियन डेसेंट के नाम पे मतलब उनका जो डेसेंट है, फादर का खानदान है, तो भारत से बिलोंग करता है, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पर डेसेंट में हमने सिर्फ फादर को कंसीडर किया, तो फिर दोबारा हमने इसमें फिर से संशोधन किया और इस समय पे लैंगिक जो भेदभाव है उसको खत्म करने का नियम बनाया। मतलब माता पिता में से कोई भी एक माता या पिता भारतीय नागरिक हैं, तो विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। पहले ऐसा था कि डेसेंट, वंश के आधार पे, तो वंश किसके बेसिस पे होता है? फादर साइड। तो अब हमने उसको क्या किया? मदर या फादर कोई एक हुआ तो। फिर 2003 में हमने अमेंडमेंट किया और वो किस लिए था? ये अवैध अप्रवासी की सख्त परिभाषा और NRC के लिए था। इसमें तय किया गया कि अगर बच्चा के माता पिता में से कोई एक इलीगल माइग्रेंट है, तो भारत में जन्मे उस बच्चे को तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब कोई भारत का नागरिक किसी माइग्रेंट जो किसी अन्य देश से भागा हुआ इंसान है, उसके साथ शादी करता है, तो उसके बच्चे को फिर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये हमने 2003 में अमेंडमेंट किया। फिर हमने एक NRC बनाया। इस संशोधन के जरिए देश में एक नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन बनाने की और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की कानूनी प्रावधान जोड़ा गया था।
2003 में। इसके बाद जो अमेंडमेंट किया हमने 2005 में किया। ये 2005 का अमेंडमेंट क्या है? इस समय हमने OCI कार्ड की शुरुआत कर दी। ये OCI कार्ड क्या होता है, विल टॉक इन डिटेल। इसके तहत विदेशों में रहने वाले जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया गया और इस कार्ड को विस्तार किया गया, इसके जरिए जो भी विदेशी नागरिकता ले चुके भारतीय को भारत में आजीवन वीजा फ्री रहने के लिए और व्यापार करने के लिए सुविधा दी गई। पर दो कंट्री जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, उनके नागरिक को छोड़ करके। ओके, तो 1955 में जो हमने कानून बनाया था वो काफी लिबरल था। फिर बाद में हमने 1986, 2003 इनमें अमेंडमेंट करे और थोड़े नियमों को सख्त किया। नागरिकता देने की जो एलिजिबिलिटी थी उसको हमने थोड़ा सा सुधारा। तो ये है अमेंडमेंट्स के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में। और पार्ट नंबर 2 में 5 से 11 तक में इंपॉर्टेंट क्या है, 10, 11, 9, 5, 6, 7, 8 ये उस समय का जो सिचुएशन है उसको देख करके हमने इन आर्टिकल्स को बनाया था। ऑलराइट।